स्टूडेंट्स, मेनली आपके पास सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के लेक्चर्स जब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्लास थोड़ा मेंटेनेंस प्रिपरेशन में है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो सॉइल इरोजन प्रिंसिपल ये आपका पहला टॉपिक मैं उठाऊंगा आपके सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से। और सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको मेनली ऐसी चीज सीखनी है जिस पर पूरी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। पूरी एग्रीकल्चर इस बात पर डिपेंड करती है कि उस एरिया में इंजीनियर्स के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा सॉइल वाटर कंजर्वेशन के किस तरीके की प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऊपर की जो 30 सेंटीमीटर की लेयर है आपके सॉइल सरफेस की, वो सरफेस की लेयर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बताएं कि मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है सॉइल की ऊपरी सरफेस के निर्माण में, क्योंकि रॉक के डीकम्पोजिशन के द्वारा, रॉक में एब्रेशन फोर्सेस के द्वारा और वेदरिंग के द्वारा आपकी ये सॉइल हमारी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सॉइल चट्टानों का ही दूसरा रूप होते हैं, लेकिन ये हजारों साल के बाद हमको मिट्टी प्राप्त होती है। मिट्टी इतनी आसानी से नहीं बनती है, इसलिए इस समय साउथ इंडिया में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो सेव द सॉइल नाम की अपनी एक संस्था चला रहे हैं, जिनसे मैं जुड़ा भी हुआ हूँ। सदगुरु जग्गी वासुदेव करके नाम है उनका। वैसे यहाँ पर सॉइल इरोजन प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर शुरुआत में लिखे हैं, अगर इन बेसिक्स को आप समझ गए तो आपको आगे ये चीज समझ में आएगी कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन में जो हमारा सॉइल इरोजन है वो किन बातों पर डिपेंड करता है। और वो डिपेंडेंसी अगर आप जान जाएंगे तभी आप ये बता सकते हैं कि हम क्या करें कि मिट्टी उखड़ने ना पाए। उद्देश्य क्या है? मिट्टी का पार्टिकल अपनी जगह से जगह छोड़कर दूसरी जगह न जाने पाए। अगर जगह छोड़ भी देता है तो बहुत दूर न जाने पाए। ठीक है, ताकि और जिस भी कारण से ये मिट्टी का पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ रहा है उस कारण को हम उस तक पहुंचने ना दें। ठीक है, ये हमारा टोटल उद्देश्य रहता है। अब लेकिन उसके लिए बेसिक चीज ये समझनी है कि मिट्टी का पार्टिकल अपनी जगह से उखड़ता कैसे है और सॉइल इरोजन काम किस तरीके से करता है। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ पर आपका पहला जो हेडिंग मैंने डाला हुआ है उस हेडिंग को आप ध्यान से देखें। पहली हेडिंग है सॉइल इरोजन प्रिंसिपल में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है, ये दोनों पॉइंट आप याद जरूर रखेंगे। इरोजिबिलिटी ब्रैकेट मैंने रेन लिखा है, इरोडिबिलिटी यहाँ पर मैंने लिखा है सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन में दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, एक होता है इरोसिविटी, दूसरी होती है इरोडिबिलिटी। इरोसिविटी का मतलब कि अगर उस एजेंट के बारे में बात हो रही है या उसकी बात हो रही है जो मिट्टी को उखाड़ने में सक्षम हो। मेनली हम लोग यहाँ पर मिट्टी को उखाड़ने में टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है मिट्टी के ऊपर, लेकिन अभी हम लोग के बीटेक के लेवल तक टेम्परेचर की हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल तक। ठीक है, या आगे भी टेम्परेचर के ऊपर एक अलग से रिसर्च वर्क है, इसको लेकर कोर्सेज में कोई बात ज्यादा नहीं कही गई है। लेकिन आप यहाँ पर ये जानिए कि हवा और पानी दो ऐसी चीजें हैं जो मिट्टी को अपनी जगह से उखाड़ सकते हैं। तो हवा और पानी अगर मिट्टी तक पहुंचेंगे तो अपनी जगह से उखाड़ देंगे। तो जो चीज मिट्टी को अपनी जगह से उखाड़ने के लिए सक्षम है, उस चीज के अंदर मिट्टी को उखाड़ने की जो क्षमता है उसे इरोजिविटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इरोजिविटी। मतलब इरोजिविटी किसकी होती है? रेन की होती है। या किसकी होती है? विंड की होती है। इरोजिविटी रेन या विंड की होती है। मतलब रेन या विंड के अंदर मिट्टी को अपनी जगह से उखाड़ने की क्षमता है, इसलिए उनकी उखाड़ने की क्षमता इरोजिविटी कहलाती है। और यहाँ पर इरोडिबिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की इरोडिबिलिटी क्या होती है? इरोडिबिलिटी ऑफ द सॉइल का मतलब कि मिट्टी पर जब कोई बाहरी बल काम करता है, बाहरी बल किसके द्वारा काम करेगा? या तो विंड के द्वारा या तो वाटर के द्वारा। वाटर या विंड के द्वारा सॉइल के पार्टिकल पर जो बल काम करता है, उस बल के खिलाफ ये पार्टिकल अपनी जगह पर बना रहने की जो क्षमता उसकी है उसको इरोडिबिलिटी कहा जाता है। इरोडिबिलिटी क्या है? ये है रेजिस्टिंग फोर्स ऑफ द इरोजिविटी। ठीक है, मतलब एक फोर्स जो रेन या वाटर सॉइल के पार्टिकल पे लगा रहा है, दूसरा फोर्स सॉइल का पार्टिकल अपनी जगह बना रहने के लिए लगा रहा है, वो उसकी इरोडिबिलिटी कहलाती है। जिस सॉइल के पार्टिकल की इरोडिबिलिटी, जो रेजिस्टेंस है, जो उसकी इरोडिबिलिटी अगर कम है तो वो अपनी जगह से क्या हो जाएगा? उसका इरोजन हो जाएगा, वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपको मैंने दो शब्द क्लियर किए। ऑलवेज रिमेंबर
erosivity is a external agent force and erodibility is a resisting force developed by the soil particle to maintain its position. Okay, just two definitions, that's why I have written there are 2 points. erosivity ब्रैकेट में रेन लिखा है, तो ये रेन क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट. इट इज एक्सटर्नल एजेंट मतलब अदर देन सॉइल. ओके, तो इरोजिबिलिटी का मतलब रेन के बारे में बात हो रही है, एरोडिबिलिटी का मतलब सॉइल की बात हो रही है. सॉइल की इरोडिबिलिटी एंड रेन की इरोजिबिलिटी ऐसे याद रखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में मैंने यहाँ रेन और यहाँ सॉइल लिख दिया है ताकि यहाँ पर ये प्रश्न जब ऑब्जेक्टिव में आए तो आप इसको सही कर सकें. अक्सर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है और कई लोगों से गलत भी हो जाता है. उम्मीद है आपसे ये गलत नहीं होगा. अब आते हैं इसके आगे, सॉइल कंपोजिशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है कि सॉइल कंपोजिशन मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर दोनों इसके अंदर होते हैं. ओके, क्वेश्चन इस पर आ चुका है इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर लिखा है. सॉइल इरोजन प्रिंसिपल में ये आपका सेकंड है सॉइल कंपोजिशन. सॉइल कंपोजिशन का मतलब कि सॉइल किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है. तो सॉइल में मिनरल्स भी होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, मतलब कार्बन कंपाउंड एंड मिनरल्स. मींस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बोथ टाइप ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल इन द सॉइल. ओके, ये याद रखिएगा, मिनरल प्लस ऑर्गेनिक मैटर मिलकर क्या बनाते हैं, सॉइल को बनाते हैं. ओके, ठीक. अब आते हैं इसके आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टॉप 30 सेंटीमीटर अकाउंटेबल फॉर एग्रीकल्चर. अकाउंटेबल का मतलब जिम्मेदार होती है. 30 सेंटीमीटर ऊपर की जो सॉइल की लेयर है उसी पर एग्रीकल्चर का सीधा प्रभाव पड़ता है. ठीक है, कुछ गहरी जड़ों वाले जो फसलें होती हैं वो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा भी जाती हैं, लेकिन उनका फर्स्ट डेवलपमेंट भी उसी 30 सेंटीमीटर में होता है. और बाकी जितनी भी फसलें हैं जो उथली जड़ों वाली या शैलो डेप्थ रूटेड जितनी भी हमारी क्रॉप्स हैं वो 30 सेंटीमीटर या 1 फीट से ज्यादा उनकी जड़ें गहरी नहीं रहती. ऊपर की 30 सेंटीमीटर सॉइल में ही सारी चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल दोनों ही होता है, जो कि पौधों को विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स पौधों को मिलते हैं जो पानी में घुलकर पौधों को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे ग्रोथ करते हैं. अगर ऊपर की क्रस्ट या ऊपर की लेयर सॉइल की गायब हो जाए या हट जाए तो नीचे की अनउपजाऊ या अनफर्टाइल लैंड ऊपर आ जाएगी और आपके जो प्रोडक्टिविटी है उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी. तो टॉप 30 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल इज अकाउंटेबल फॉर एग्रीकल्चर. ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे. शुरू की 30 सेंटीमीटर की मिट्टी को बचाना ही सॉइल वाटर कंजर्वेशन बचाना ही सॉइल कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है. अब आते हैं इसके आगे, सॉइल कंजर्वेशन इज ए 3 फेज फिनोमिना. हिंदी में बोलेंगे 3 कला. ठीक है, 3 कलाओं वाला फिनोमिना है या काम है. 3 फेज फिनोमिना है. 3 फेज फिनोमिना का मतलब इसमें 3 हिस्से होते हैं. पहले नंबर पे पहला हिस्सा क्या बताया गया, डिटैच. सेकंड इज ट्रांसपोर्ट. थर्ड इज डिपोजिशन. ठीक है, डिटैच, ट्रांसपोर्ट, डिपोजिशन. मतलब पहले नंबर पे सॉइल का पार्टिकल अपनी जगह पर पड़ा हुआ है. बहुत सारे number of particle and there are n number of particle, but I am considering only one particle which is surrounded by the other particle which is laying down over a surface. एक surface पर soil के कुछ particle पड़े हुए हैं और एक particle पर अगर हम ध्यान दें तो वो particle अपने आसपास के particles के बीच में attraction से बंध कर वहां पड़ा हुआ है. अब आते हैं इस पर कि डिटैचमेंट होता है. उसका डिटैचमेंट कैसे होगा, हमने आपको बताया कि ये अपनी जगह पर अगर बना रहेगा तो इसका मतलब क्या है, इसकी ये इरोडिबिलिटी इसकी कम है, इसकी वजह से ये अपनी जगह पर बना हुआ है. ठीक है, तो इरोडिबिलिटी अगर किसी सॉइल की, आपकी सॉइल का पार्टिकल है उसको अपनी जगह से डिटैच होना है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा. एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा, या तो वाटर लगाएगा या तो विंड लगाएगी. ठीक है, विंड या वाटर में से कोई एक उस सॉइल पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाता है और वो सॉइल पार्टिकल अपनी जगह से अपनी पोजीशन को छोड़ देता है. जब तक वो अपनी पोजीशन को ना छोड़े उसे डिटैचमेंट नहीं कहेंगे. सॉइल का पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ दिया तो क्या हो गया, डिटैच हो गया या अपनी जगह से अलग हो गया. अलग होने के बाद जैसे ही वो पार्टिकल अपनी जगह से अलग होता है तो जो एक्सटर्नल एजेंट है जो कि हमारा
इरोसिविटी एजेंट है जो रेन या वाटर है, ये इस सॉइल पार्टिकल को कुछ एनर्जी देता है। जैसे ही एनर्जी देगा ये सॉइल पार्टिकल अपनी जगह से डिटैच होकर मूव करेगा, और वो तब तक मूव करेगा जब तक वो एनर्जी बाकी के पार्टिकल के अट्रैक्शन से ज्यादा रहेगी। तो एनर्जी जैसे ही उसको मिलेगी तो वो क्या करने लगेगा, अपनी जगह से मूव करेगा, या उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सेकेंड हमारा फिनोमिना क्या हो गया, 3 फेज फिनोमिना होता है। फर्स्ट फेज क्या हो गया उसका, डिटैचमेंट। सेकेंड फेज क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट, अपनी जगह से दूसरी जगह तक जाने लगा। और थर्ड फेज क्या हो गया, डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब वो एक जगह गया से उठा और दूसरी जगह गया और वहां पर वो पार्टिकल नीचे बैठ गया, तो उसको डिपोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं इसका देखिए, अब ये सॉइल इरोजन नुकसान क्या हुआ, पार्टिकल तो एक जगह से दूसरी जगह तक चला गया, लेकिन जब किसी एक जगह से सॉइल पार्टिकल डिटैच होकर दूसरी जगह चला गया तो किसी दूसरी जगह पर वो सॉइल की डेंसिटी बढ़ गई और एक जगह पर फर्टिलिटी कम हो गई। तो इरोजन से क्या होगा नुकसान, तो अब मान लीजिए एक जगह से सॉइल पार्टिकल उखड़ के दूसरी जगह इकट्ठा होता चला गया, और आपको ये मालूम है कि शुरू के 30 सेंटीमीटर की लेयर की ही इस्तेमाल केवल एग्रीकल्चर के लिए होना है। कहीं पर सॉइल पार्टिकल डिपॉजिट होता गया और 1 मीटर उपजाऊ मिट्टी इकट्ठी हो गई। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, लेकिन जब आपने फसल बोई तो शुरू के 30 सेंटीमीटर ही इस्तेमाल में आ रही है। लेकिन दूसरी जगह जहां से पार्टिकल उखड़ के आया था वहां पर नीचे की अनउपजाऊ मिट्टी या अनफर्टाइल लैंड ऊपर आ चुकी है, वहां पर एग्रीकल्चर प्रभावित हो गया, लेकिन दूसरी जगह एग्रीकल्चर ज्यादा होने लगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर पैटर्न जो हमारा है वो देश का खराब होने लगेगा। कहीं पर ज्यादा फसल उगने लगेगी और कहीं पर कम फसल उगने लगेगी। और एग्रीकल्चर जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसको आप जाने रहिएगा, जीएस में आता है अक्सर कि कृषि जो है ये राज्य सूची का विषय है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके की लिस्ट है जिसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स डाले गए हैं, जिसमें से एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, सेकंड होती है स्टेट लिस्ट और थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो स्टेट और केंद्र दोनों ही देखते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही देखा जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर में ये स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि हर स्टेट की जो जलवायु है या जो क्लाइमेट है वो अलग अलग है। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट ऑफ एवरी स्टेट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो स्टेट के हाथ में इसकी मैनेजमेंट को दिया गया है। एक स्टेट से अगर सॉइल इरोजन होकर दूसरे स्टेट में चला गया तो दूसरे स्टेट में प्रोडक्टिविटी तो बढ़ गई लेकिन एक स्टेट की कम हो गई, तो होगा क्या इसका नुकसान कि फाइनली स्टेट इसमें सफर करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, सॉइल इरोजन मिनिमम करने के लिए इन्हीं 3 चीज को मैनेज करते हैं। या तो डिटैचमेंट को रोकने की कोशिश करेंगे, या डिटैचमेंट अगर कहीं पर हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और कहीं पर अगर डिपोजिशन हो रहा है तो सॉइल का रिक्लेमेशन या वापस से सॉइल को उस जगह पर पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। तब यहाँ पर जो 3 फेज फिनोमिना है, 3 हिस्सों में जो होता है सॉइल का इरोजन, ये आपको मैंने बताया, ये आपका मान लीजिए सॉइल का पार्टिकल है। सॉइल का पार्टिकल अपनी जगह से अगर उखड़ के आसमान में या उखड़ के कहीं और दूसरी जगह जा रहा है तो डिपोजिशन या अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाके नीचे बैठना केवल एक चीज के कारण होगा, जिसको ग्रेविटी कहा जाता है। और सॉइल का पार्टिकल अपनी जगह पर भी अगर बैठा हुआ है तो किसके कारण बैठा है, ग्रेविटी के कारण बैठा है। ग्रेविटी एक प्रकार का फोर्स है, और अगर फोर्स है तो एनर्जी भी है। तो उस प्रकार की एनर्जी जो किसी पार्टिकल की स्टैटिक पोजीशन या स्थिर स्थिति में होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है उसे। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉइल का पार्टिकल ग्रेविटी उसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है, और ओनली एनर्जी इज द फैक्टर अगेंस्ट ग्रेविटी। जब इस पार्टिकल पर बाहरी एजेंट के द्वारा फोर्स लगता है, या एजेंट या तो रेन हो सकता है या तो वाटर हो सकता है। रेन या वाटर दोनों में से किसी भी एक के कारण अगर इस पार्टिकल या इस सॉइल पार्टिकल के ऊपर अगर फोर्स लगा तो क्या होगा कि एनर्जी की वजह से ही ये पार्टिकल इस ग्रेविटी के खिलाफ अपनी जगह से डिटैच होकर ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट दूसरी जगह पर हो जाएगा। तो ओनली एनर्जी इज द फैक्टर अगेंस्ट द ग्रेविटी। एनर्जी ही एक ऐसा चीज है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेगा, जो इस सॉइल पार्टिकल को अपनी जगह से डिटैच करके ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाके क्या कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। और यहाँ पर मेनली 2 ही प्रकार की एनर्जी की बात हो रही है। हम लोग, मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पर इरोसिविटी में रेन एंड वाटर की ही बात करते हैं। हम यहाँ पर ये बात नहीं करते कि पानी अगर गर्म होगा तो क्या सॉइल ज्यादा इरोजन होगा, या गर्म हवा से ज्यादा इरोजन होगा, या ठंडी हवा से ज्यादा इरोजन होगा। इस पर हम लोग नहीं आ रहे। वी आर नॉट
टेकिंग टेम्परेचर एज ए फैक्टर टिल नाउ। ओके, तो टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, केवल उस एजेंट की जो इरोजन कर सकता है या जिसकी इरोजिविटी की बात हो रही है उसकी हम लोग केवल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की एनर्जी होती है, ठीक है। किसी भी पार्टिकल के अंदर दो तरह की ही एनर्जी डेवलप कर सकता है, रेन या वाटर या इरोजिव एजेंट, जिसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की कब होगी, जब वो पार्टिकल अपनी जगह पर स्थिर स्थिति में बैठा होगा। अगर कोई सॉइल पार्टिकल अपनी जगह पर रखा हुआ है तो सॉइल पार्टिकल मान लीजिए जिस जगह पर रखा हुआ है उस जगह की ऊंचाई h है, सॉइल पार्टिकल का मास m है, तो अगर हम लोग mgh का गुणा करते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स सॉइल पार्टिकल का मास m और सॉइल पार्टिकल की जो ऊंचाई है उसको गुणा कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब आते हैं इस पर कि पोटेंशियल एनर्जी से आप समझते क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। दुनिया की हर वो चीज जो अपनी जगह पर स्थिर रखी हुई है उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। पोटेंशियल एनर्जी में एक बहुत ही मेन फैक्टर है, यहाँ पर लिखा हुआ है mgh, ये होता है h का मतलब होता है रेफरेंस प्लेन से या रेफरेंस लाइन से किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या है, मीन सी लेवल है, जो कि सर्वेइंग की क्लास मैंने आपको बताया है। मीन सी लेवल इस समय कहाँ पर है, उसको मुंबई में हम लोगों ने लोकेट कर दिया है। पहले वो हमारा कराची या पाकिस्तान में था, अब नया हमारा कहाँ पर है, मुंबई के पास है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सर्वेइंग में। आप इसमें बताइएगा कि सर्वेइंग में मैंने MSL के लिए लोकेशन का नाम क्या होता है। तो मीन सी लेवल से मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में कोई कहीं पर सॉइल का एक पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब ये तो बहुत छोटा पार्टिकल है, आपको पता है असंख्य पार्टिकल है। अब ये एक पार्टिकल मीन सी लेवल से जितनी ऊंचाई पर है उसको हमने h का नाम दे दिया, और इस पार्टिकल का मास हो गया m और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है g। तो इस पार्टिकल जो स्थिर स्थिति में है या फिक्स जगह पर है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी हो जाएगी, mgh, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और ये पार्टिकल अगर अपनी जगह से उखड़कर अपनी जगह से भागने लगे तो ये कहाँ तक मैक्सिमम भाग सकता है, जहां तक ये भाग सकेगा। कोई चीज ऊंचाई से निचाई तक तभी भागेगी जब तक उसको सबसे निचला बिंदु ना मिल जाए। तो हमारे देश का सबसे निचला बिंदु तो MSL है। ये पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा इस MSL तक भाग सकता है। जब इस MSL तक या मीन सी लेवल तक ये पहुंचेगा तो क्या करेगा, अपनी सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म कर देगा और इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी इसकी वेलोसिटी में 12 mv² करके मिलेगी। तो किसी भी पार्टिकल के अंदर दो ही प्रकार की ऊर्जा होती है, जब वो स्थिर होता है तो पोटेंशियल या स्थिर ऊर्जा जिसको mgh कहते हैं, और अगर वो मूविंग स्थिति में है या वेलोसिटी है उसके अंदर तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी पार्टिकल में है तो जब वो अपनी जगह से मूव करता है दूसरे पार्टिकल से लड़ते ही उसको भी अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। जैसे हम दौड़ते हुए किसी लोग से लड़ जाए तो वो भी आदमी गिर जाएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी उसको ट्रांसफर होगी और वो एक अपनी जगह पर उसको भी एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से वो दौड़ती स्थिति में नहीं है तो इनर्शिया के कारण क्या होगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि दो प्रकार की एनर्जी की केवल बात करी जाती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सॉइल पार्टिकल को क्या देती है, स्थिति देती है या रुकाती है, और काइनेटिक एनर्जी उसको मूव कराती है। तो हमारे जितने भी सॉइल वाटर कंजर्वेशन के या सॉइल कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेनली सॉइल को कंजर्व करते हैं, वाटर कंजर्वेशन के द्वारा भी सॉइल को ही कंजर्व किया जाता है। तो सॉइल वाटर कंजर्वेशन के जितने भी स्ट्रक्चर है उनकी उद्देश्य केवल एक है, काइनेटिक एनर्जी को किसी तरह कम करना और पोटेंशियल एनर्जी को किसी तरह बढ़ाना। काइनेटिक एनर्जी को जैसे ही हम लोग कम करने की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो किसी भी इरोसिव एजेंट की इरोसिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि वो मिट्टी को उखाड़ने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। और जैसे ही हम किसी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसकी मिट्टी को उखाड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही उसकी उखाड़ने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। तो किसी भी हमको कहीं पर भी अगर हमको सॉइल इरोजन मैनेज करना है तो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को मिनिमाइज करना है और पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है। और इसी को लेकर तरह तरह के स्ट्रक्चर और तरह तरह की प्रैक्टिस हम लोगों ने करी है, जिसके लिए इस सब्जेक्ट का नाम सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग रखा गया। ठीक है, तो सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में शब्द पर हमेशा जाया करिए। हिंदी बोलते हैं इसको मृदा एवं जल संरक्षण।
ठीक है। सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इसके द्वारा हम मिट्टी और पानी दोनों को ही क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। और उद्देश्य कैसे, सीधा हमने बताया आपको, काइनेटिक एनर्जी मिनिमाइज करना है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज करना है। कहीं पर भी आप देखेंगे स्पिलवे बनाया जाता है, स्पिलवे का काम एक ही है कि अगर पानी काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिसिपेट करना है या उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैनेज करना इस तरह कि पानी नीचे गिरने के बाद आगे की धारा में मिट्टी को उखाड़ने की क्षमता उसके अंदर कम हो जाए। कहीं पर अगर एयर बहुत तेज चल रही है, मिट्टी उखाड़ती है, तो हम विंड की शेल्टर बेल्ट लगाते हैं ताकि क्या हो कि जो पेड़ है, पेड़ों की आड़ में पड़ने वाली मिट्टी हवा के कारण उखड़ने ना पाए। तो उद्देश्य हमारा कुल मिलाकर यही होता है कि सॉइल के पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बढ़ा लें और काइनेटिक एनर्जी को घटा लें ताकि वो अपनी जगह से मूव न करे, और इरोजिव एजेंट की भी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दें ताकि वो मिट्टी को उखाड़ने में असक्षम हो जाए या उसके लिए उसके अंदर क्षमता ना बचे। अब आते हैं इस पर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि 3 से 4% काइनेटिक एनर्जी किसी रनिंग वाटर की, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो रनिंग वाटर की 3 से 4% काइनेटिक एनर्जी ही सॉइल को डिटैच करने के काम में आती है। ठीक है, तो आपको केवल 3 से 4% ही काइनेटिक एनर्जी जो डिटैच करने के काम में आ रही है उसका हम लोगों को मैनेजमेंट करना होता है। तो किसी भी इरोजिव एजेंट में या वाटर में अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम सॉइल और वाटर के बीच में, फ्लोइंग वाटर और सॉइल सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने, हमने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था, हमने एक फॉर्मूला बताया था, हेड लॉस इन द पाइप बराबर 4FLV² 2G∆D। ये हमने एक फॉर्मूला बताया था। इसमें हमने ये बताया था कि पानी पाइप के अंदर जब बहता है तो जैसे जैसे लंबाई में आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, उसके अंदर फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस होता जाता है, उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो कहीं पर भी पानी बहेगा तो फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहेगी। ठीक है, एक बार पानी पीने को। तो जो फ्रिक्शन के कारण उसकी एनर्जी जो कम हो रही है, तो बाकी एनर्जी जो फ्रिक्शन के कारण कम हो रही, फ्रिक्शन के कारण खत्म हो जाती है। और जो रनिंग वाटर की 3 से 4% ही ऐसी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का केवल 3 से 4% हिस्सा ही होता है जो सॉइल को डिटैच करने में क्या होता है, सक्षम होता है, जो सॉइल को डिटैच कर सकता है। अब आते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द डिटैचमेंट। क्रिटिकल वेलोसिटी, ये जो क्रिटिकल वर्ड है ना, ये आपको कई जगहों पर देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको इसके पहले टाइप ऑफ फ्लो में भी बताया था, क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो। फ्रॉड नंबर जब 1 के बराबर होता है तो फ्लो क्या कहलाता है, क्रिटिकल फ्लो कहलाता है। और वहां पर जो मिलने वाली जो डेप्थ होती है उसे क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं ड्यूरिंग हाइड्रोलिक जंप, ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ डिटैचमेंट का मतलब क्या हो गया, पानी अपनी, मान लीजिए कहीं पर पानी बह रहा है, पानी के अंदर जब तक वो वाली वेलोसिटी ना आ जाए कि वो सॉइल पार्टिकल को अपनी जगह से उखाड़ सके, तब तक हम उस पानी की वेलोसिटी को केवल वेलोसिटी कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं कहेंगे। जैसे ही वो सॉइल को उखाड़ने लायक उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी या सॉइल को उखाड़ने लायक वेग आ जाएगा उस वाटर में, बहते हुए पानी में, तो उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द डिटैचमेंट, जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है डिटैचमेंट की, ये आपकी सॉइल पार्टिकल डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन शर्त क्या है कि पार्टिकल का डायमीटर 0.5 mm से अधिक होना चाहिए। ये स्टडी हंगस्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे, हंगस्टन नाम के, उन्होंने करी थी, लेकिन उनका नाम नहीं पूछता। ये चीज जान लीजिएगा कि पार्टिकल साइज डायमीटर या पार्टिकल का डायमीटर 0.5 mm से अधिक होने पर हम ये बता सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ डिटैचमेंट, मतलब कि रेन वाटर की, जो हमारा रनिंग वाटर है या रेन वाटर या वर्षा का जल जो वहीं से बह रहा है, उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी या सॉइल को उखाड़ने योग्य जो वेलोसिटी होती है वो पार्टिकल के डायमीटर या सॉइल पार्टिकल के डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन डायमीटर 0.5 mm से अधिक होगा तभी ऐसा हम कह सकते हैं।
क्योंकि स्टडी केवल 0.5 mm से अधिक के डायमीटर के ऊपर अभी तक प्रूव हुई है, इसलिए इसके बारे में बात करी गई है। हालांकि एक स्टडी और हुई है जिससे ये डेटा हमको मिला है कि 0.01 mm मतलब सॉइल का पार्टिकल का डायमीटर 0.01 mm का मतलब 1 mm का 100वां हिस्सा, ठीक है। 0.0 mm सैंड, सिल्ट और क्ले टाइप के 3 प्रकार के होते हैं। तो ये क्ले टाइप की सॉइल होगी जो उसका इतना कम डायमीटर है। तो 0.0 mm डायमीटर की जो सॉइल होती है, सॉइल का जो पार्टिकल होता है उसको 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको कितना चाहिए 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चाहिए पानी में, तभी आप इस पार्टिकल को क्या करेंगे अपनी जगह से डिपॉजिट कर पाएंगे या अपनी जगह से उखाड़ पाएंगे। अगर पार्टिकल डायमीटर 0.01 पर mm है तो 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड की क्या चाहिए हमको वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। mm ही है ना कि मैं देखूं एक बार, डेटा एक बार बता देता हूँ 0.01, ठीक है एकदम सही है। 0.01 mm डायमीटर के लिए 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए रेन वाटर की या रनिंग वाटर की, जो डिटैचमेंट तभी हो पाएगा या मिट्टी अपनी जगह से तभी उखड़ पाएगी। और अगर वेलोसिटी 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड से कम हो जाए रनिंग वाटर की, क्योंकि जब मिट्टी अपनी जगह से उखड़ जाती है तो पानी के साथ ही मिक्स होकर बहती रहती है, और पानी का वेग जैसे ही 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड से कम हो जाएगा तो ग्रेविटी प्रभावित हो जाएगी और ये जो पार्टिकल पानी के साथ मिक्स होकर बह रहा था ये पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा या डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज आप याद रखिएगा, डिपोजिशन जो है ये टेक्स प्लेस, डिपोजिशन कहाँ पर काम करता है, जब रनिंग वाटर की वेलोसिटी 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या हो जाती है कम हो जाती है या 0.01 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर हो जाती है। तो वो पार्टिकल जो सॉइल से डिटैच होकर वाटर के साथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट कर रहा था, अपनी जगह से जा रहा था, 3 फेज फिनोमेना के तहत डिटैच होकर ट्रांसपोर्ट होकर अब जैसे ही वेलोसिटी कम हो गई अब वो क्या हो जाएगा अपनी जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्लाइड में, इस छोटी सी क्लास में, ये मेरे घर में मैंने आप लोगों के लिए बनाया है अभी, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यही चीज मैं वहां पे भी पढ़ाता हूँ वही चीज मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ, कोई खास डिफरेंस नहीं है। बट वहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वाली क्लास थोड़ा सा किसी चीज में बिजी है, मैं आपको 1-2 दिन में वहां पर भी पहुंचूंगा, बट लेकिन यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, जो चीज आपको मैं वहां बताता वही यहाँ बता रहा हूँ। तो इस क्लास में मैं आपको बेसिकली ये बताना वाला था कि सॉइल इरोजन प्रिंसिपल है क्या। हम सॉइल वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स में बेसिकली करते क्या है और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, सॉइल पार्टिकल की और वाटर की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है सॉइल के डिटैचमेंट से। और सॉइल 3 फेज फिनोमिना है, इसको आप याद रखेंगे। और इसमें भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट भी मैंने साथ में आपको कवर किए हैं और ये डेटा जरूर आप साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो इस पूरी क्लास में आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप यहाँ पर जो डेटा मैं आपको बताऊं उसको साथ में नोट डाउन करते चलें और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो आपको समझ में आते गए हैं समय के साथ साथ, जो बताता गया उसको भी आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें। वैसे कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इसके ऊपर थे, मैंने डॉट लगा कर लिखे हुए थे, आप चाहे होंगे तो क्लास के साथ साथ आप इसको स्लाइड रोक कर अपनी नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो नोट्स अपनी खुद बनाइए, अपनी लिखने की शक्ति को पहचानिए। कई स्टूडेंट्स जो बार बार ये कहते हैं कि सर मुझे नोट्स चाहिए, आपके पास 10 किताबें पहले से हैं, 11वीं किताब आप मेरी ले लोगे और एक प्रिंट आउट निकाल के बंडल बना के रख लोगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे एक अच्छा बच्चा क्लास में बैठता है, टीचर पढ़ाता है, वो कॉपी पेन लेकर लिखता है, वो काम करिए। लिखने में आपका फिजिकल और मेंटल प्रेजेंस दोनों चाहिए होता है और अपनी लिखने की शक्ति को पहचानिए। जिस दिन आप कोई चीज लिख कर तैयार करते हैं वो चीज आपको एग्जाम में भी रिकॉल होती है, आगे भी काम आती है, इंटरव्यू में भी काम आती है, जिंदगी में भी काम आती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लास हम मेरी जितनी भी हैं उनको आप लिखकर तैयार करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्लास के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन आपको पहले एक बार देखना है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ओपन करना है जिस पर टिक नहीं लगा है और उसको पढ़कर रिकॉल करना है कि इसका सोल्यूशन क्या था। और पॉइंटर्स में आपको मैं ये कहूंगा कि पॉइंटर तो आपको 2500 पॉइंटर अगर मैं दे रहा हूँ तो उसका एक पुनः रट डालिए, बस उसको सीधा रट डालिए, कुछ सोचिए मत, क्योंकि पेपर जब देने जाएंगे तो 100 क्वेश्चन में अगर 100 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं कहीं पर
तो 100 में 40 से 50 क्वेश्चन की रेंज में ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए जिनका आंसर आपको देखते ही आ जाए, तब आपका सिलेक्शन होता है, नहीं तो होने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई थिंक यू विल लाइक दैट दिस अरेंजमेंट ऑफ द टीचिंग मेड बाय मी, देयर इज 2 स्ट्रिंग्स ओवर देयर, एंड यहाँ पर टोटल टेंशन फोर्सेस लग रहे हैं दोनों के ऊपर। अगर मैकेनिक्स आपने पढ़ी होगी तो आप लोग जान सकते होंगे इसके बारे में भी। तो यहाँ पर मैं इस क्लास को खत्म करता हूँ, और सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग की क्लासेस धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे। अगली क्लास में और भी लंबे टॉपिक्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। आज ये सॉइल वाटर कंजर्वेशन की स्टार्टिंग क्लास मैंने यहाँ पर स्टार्ट करी है। अगेन बाय बाय एंड शबा खैर, थैंक यू।